एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक परसकुन गांव में राजू और छोटू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों लकड़हारा थे और अपनी कल्हाड़ी के सहारे ही खानदान का पेट पालते थे। वो हमेशा साथ जंगल जाते और सिर्फ सूखी लकड़ियां और गिरी हुई टहनियां ढूंढते। राजू के पास एक बूढ़ा गधा था जिसका नाम दन्नू था और छोटू के पास एक जवान गधा था। गोलू दोनों अपने अपने जानवरों पर लकड़ियां लाद कर बाजार ले जाते और मुश्किल से गुजारा करते थे। एक रात तेज आंधी और बारिश आती है। राजू को उम्मीद थी कि कल उन्हें काफी सारी आंधी में टूटे दरख्त और गिरी हुई लकड़ियां मिलेंगी। सुबह होती है। राजू जल्दी से छोटू के घर जाता है। छोटू जल्दी उठो, हमें जल्दी से जंगल जाना होगा। आज जंगल में काफी दरख्त गिरे होंगे। ठीक है राजू, तुम दन्नू और गोलू को तैयार करो, मैं अभी आता हूं। और हमेशा की तरह दोनों भाई जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चल पड़े। वो थोड़ी देर चलते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सूखा दरख्त नहीं मिल रहा था। वह जंगल में काफी अंदर तक चले जाते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मिली, लेकिन उन्हें कोई भी सूखा दरख्त नहीं मिल सका जिसे वो ढूंढ रहे थे। तभी छोटू उदास हो गया। राजू सूखी पत्तियों और टहनियों के बीच से सूखी लकड़ियां चुन रहा था, जबकि छोटू एक बड़े हरे दरख्त को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। राजू, कब तक हम इन सूखी लकड़ियों की तलाश में भटकते रहेंगे? देखना, हमें कितनी मुश्किल से थोड़ी सी लकड़ियां मिलती हैं, और वह भी कम दाम में बिकती हैं। इससे तो हमारा गुजारा भी ठीक से नहीं हो पा रहा। छोटू, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? हमें ऐसे ही अपना गुजारा करना होगा। देख भाई, कितना अच्छा दरख्त है। अगर इसे बाजार में बेचा तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। इससे तो हम 2-3 दिन आराम से गुजारा कर सकते हैं, बगैर किसी फिक्र के। राजू, पर भाई यही तो हमारा उसूल है। हमारे वालिद ने भी हमें यही सिखाया था कि जंगल का बगैर किसी नुकसान के ही उसका फायदा उठाना चाहिए। हरे दरख्त काटना ठीक नहीं छोटू। छोटू, ठीक नहीं। अरे ये बड़ा सा हरा दरख्त देख, इसे कटे तो एक ही बार में इतनी लकड़ी मिल जाएगी जितनी हमें पूरे दिन सूखी लकड़ियों में भटकने पर नहीं मिलती। सोचो, इसे हम कितनी जल्दी अमीर बन सकते हैं। नहीं छोटू, ऐसा मत सोचो। अरे दरख्त जंगल की जान होते हैं। अगर हम उन्हें काटेंगे तो जंगल मर जाएगा, और फिर हम कहां जाएंगे? हमारे जानवर कहां जाएंगे? फितरत का क्या होगा? ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की जिंदगी का सवाल है। अरे छोड़ ये इल्म की बातें, ये सब किताबी बातें हैं। हमें पेट भरना है, और पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोचो, अगर हम ऐसे 4 हरे दरख्त काट ले तो हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी और पैसा भी खूब मिलेगा। हमें रोज रोज इस जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं भाई, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे अपने उसूलों से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं। मैं अपने वालिद के दिए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता। दोनों काफी वक्त तक एक दूसरे को समझाते रहे। ये बातें कब बहस में बदल गई पता ही नहीं चला। राजू अपनी बात पर अड़ा रहा और छोटू अपने लालच में अंधा हो चुका था। तो ठीक है, तुम अपने उसूलों के साथ सूखी लकड़ियां ढूंढो, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। अब से हमारा रास्ता अलग है। उसी दिन से दोनों भाइयों के बीच एक गहरी दरार पड़ गई। छोटू के दिल में लालच घर कर गया था, और उसने अपने भाई के अल्फाज को सुनना बंद कर दिया। अगले दिन सुबह छोटू एक नई चमकती हुई कल्हाड़ी लेकर जंगल गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन ये चमक लालच की थी। वो सीधा हरे भरे दरख्तों की तरह बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में निकला हो। आज से मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हरे दरख्त काटना ज्यादा आसान है और इसमें पैसा भी ज्यादा है। राजू को क्या मालूम असली कमाई कैसे होती है। छोटू ने बेरहमी से हरे दरख्त काटना शुरू कर दिए। हरे दरख्त उसे आसानी से मिल जाते थे, और उनकी लकड़ी भारी होने की वजह से बाजार में अच्छे दाम पर बिकती थी। वो ढेर सारी लकड़ियां अपने गधे गोलू पर लाद कर ले जाता और अच्छा पैसा कमाता था। लकड़ियां लो, लकड़ियां लो, लकड़ियां लो, लकड़ियां लो, हरे दरख्तों की लकड़ियां। और तभी छोटू के पास एक सेठ आता है। ए भाई, यह लकड़ियां किस भाव में दी जा रही हैं? मुझे अपनी फर्नीचर की दुकान के लिए अच्छी लकड़ियां चाहिए। सेठ जी, बहुत मजबूत लकड़ी है, आज ही काटा हुआ लाया हूं। 50 रुपए फी किलो दे दूंगा। हाँ ठीक है, लकड़ी तो बहुत अच्छी है,
मैं अभी अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूं और लकड़ियां ले जाता हूं। शाम तक छोटू ने सारी लकड़ियां बेच दी थी, मगर आज उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। वो खुशी खुशी घर चल पड़ा। कुछ ही दिनों में छोटू के घर में खुशहाली बढ़ने लगी। उसने अपने लिए 2 बैल, हीरा और मोती के साथ एक बैलगाड़ी भी खरीद ली थी। अब छोटू बैलगाड़ी पर और भी ज्यादा लकड़ियां ले जाता, जिन्हें वो फर्नीचर के काम में लकड़ी बेच देता और उसे भारी मुनाफा होता। अब तो छोटू ने अपने साथ एक आदमी भी रख लिया था जो उसकी मदद करता था। वहीं दूसरी तरफ राजू अभी भी सूखी लकड़ियां खुद ही बेचता था। एक दिन राजू बाजार में लकड़ियां बेच रहा था। तभी वहां छोटू अपने आदमियों के साथ आता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। छोटू ने राजू को छेड़ते हुए कहा, ए राजू, क्या हुआ? अभी तक लकड़ियां नहीं बिकी तुम्हारी। देखो मेरी तो गाड़ी भी खाली हो गई। मेरी मानो तो मेरे साथ काम करो। खूब दरख्त काटोगे। ये क्या तुम सूखी लकड़ियों के पीछे पड़े हो? इनसे भला क्या कमाई होगी? नहीं छोटू नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बल्कि मैं तो तुम्हें ये सब करने के लिए मना करता हूं। हम फितरत को नुकसान पहुंचाकर दौलत नहीं कमा सकते। ये सुनकर छोटू ने एक देखा नजारा डाला और अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर घर चला गया। उसके होठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। वही राजू अभी भी अपनी लकड़ियां बेचने के लिए बैठा था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने लगा था, लेकिन उसके पास अभी भी थोड़ी सी लकड़ियां पड़ी थी। वो थोड़ा परेशान था। तभी एक ग्राहक आता है। ए भैया, ये लकड़ियां किस रेट में देंगे? भाई 10 रुपए में सारी ले लो। थोड़ी सी बची है। बहुत अच्छी लकड़ी है, सूखी भी पूरी है। जलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें पसंद आएगी। अच्छा ठीक है, दे दो मुझे। ग्राहक ने पैसे दिए और राजू ने उसे बची हुई लकड़ियां दे दी। कुछ दिनों बाद राजू ने देखा कि छोटू के काम करने के तरीके से जंगल को कितना नुकसान हो रहा है। जहां छोटू ने दरख्त काटे थे, वहां की जमीन सूखने लगी थी और मिट्टी ढीली पड़ रही थी। जंगल का वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता जा रहा था। एक दिन राजू छोटू के पास गया, जो अभी एक और हरा दरख्त गिराने वाला था। छोटू अपनी नई कल्हाड़ी से वार दर वार कर रहा था और दरख्त आहिस्ता आहिस्ता झुक रहा था। राजू, छोटू भाई, मैं तुमसे एक बार फिर बात करने आया हूं। तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। छोटू, क्या है राजू? मेरी तरक्की देख कर जल रही हो। अब तुम मुझे रोकना चाहते हो। देखो मैंने क्या कुछ नहीं कर लिया है। राजू, नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जंगल के लिए फिक्रमंद हूं। तुम जिस तरह हरे दरख्त काट रहे हो, एक दिन ये जंगल खत्म हो जाएगा। फिर हम कहां जाएंगे? हम कैसे कमाएंगे? ये जानवर कहां जाएंगे? फितरत का क्या होगा? यह तो अपने ही पाव पर कल्हाड़ी मारने जैसा है। छोटू, अरे बस करो राजू। ये जंगल बहुत बड़ा है। हम काटते रहेंगे और ये उगते रहेंगे। तुम्हें पता नहीं मैंने कितना पैसा कमा लिया है। अब मैं जल्द ही एक और बैल खरीदने वाला हूं। फिर मेरी कमाई और बढ़ जाएगी। तुम समझ नहीं रहे हो भाई। राजू, जब जंगल ही नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगी और फिर खेती भी नहीं हो पाएगी। और जानवरों को चारा कहां से मिलेगा? तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी जंगल पर मुनहसर है। जंगल नहीं तो जिंदगी नहीं। छोटू, तुम्हारी ये बातें मैं मजीद नहीं सुनूंगा। मुझे अपना काम करने दो। तुम अपनी नसीहत अपने पास रखो। दोनों के दरमियान काफी देर तक बहस चलती रही। राजू उसे समझाता रहा, लेकिन छोटू अपनी जिद में मगन था। आखिरकार छोटू ने वही तजवीज रखी जो उसके दिल में पहले से ही थी। छोटू, ठीक है, बहुत हो गया। एक समझौता करते हैं। इस जंगल को 2 हिस्सों में बांटते हैं। गांव से बाईं तरफ का जंगल मेरा होगा और दाईं तरफ का जंगल तुम्हारा। मैं अपने हिस्से में जैसे चाहूं वैसे लकड़ियां काटूंगा और तुम अपने हिस्से में जैसे चाहो वैसे काटो। और अगर किसी ने दूसरे के हिस्से से लकड़ी काटी तो उसे अपना घर और अपनी सारी जायदाद दूसरे को देनी होगी। बोलो, मंजूर है? अगर तुम डरते हो तो इनकार कर दो। राजू को यह शर्त अजीब लगी, पर उसे लगा कि शायद यही एक तरीका है जंगल के एक हिस्से को बचाने का। ठीक है, मंजूर है। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। और इस तरह जंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। राजू अपने हिस्से में सिर्फ सूखी लकड़ियां काटता रहा
और जहां एक दरख्त कटता उसकी जगह वो 2-3 नए पौधे लगा देता। वह जंगल की देखभाल करता। नतीजा ये हुआ कि राजू की तरफ का जंगल हरा भरा और घना होता गया। वहां तरह तरह के परिंदे और जानवर आते और हवा में ताजगी बनी रहती। वहीं छोटू अपनी तरफ के जंगल में बेरहमी से हरे दरख्त काटता रहा। उसने अपने हिस्से में एक भी नया पौधा नहीं लगाया। कुछ ही वक्त में छोटू के हिस्से का जंगल वीरान होने लगा। हरियाली गायब होती जा रही थी और उसकी जगह सिर्फ ठोस और सूखी मिट्टी दिख रही थी। छोटू का लालच बढ़ता गया। वो और तेजी से दरख्त काटता गया जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही न हो। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। जहां छोटू ने दरख्त काटे थे वहां की जमीन कमजोर और मिट्टी खराब हो गई। दरख्तों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, लेकिन दरख्त कटने से मिट्टी ढीली पड़ गई थी। ऊपर की जरखेज मिट्टी बहने लगी थी जिससे जमीन बंजर होती जा रही थी। एक दिन हल्की सी बारिश हुई, लेकिन छोटू के हिस्से के जंगल में पानी भर गया। मिट्टी इतनी ढीली थी कि वह पानी को सोख नहीं पाई। जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे बन गए और रास्ते कीचड़ से भर गए। हीरा मोती, जोर लगाओ। ये क्या हो रहा है? ये रास्ता इतना खराब कैसे हो गया? ये कैसा रास्ता है? पता नहीं आज बाजार पहुंच पाएंगे या नहीं। हमारा तो सारा काम रख गया। छोटू को उस दिन भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसकी बैलगाड़ी शाम तक फंसी रही और वो अपनी लकड़ियां बाजार तक नहीं ले जा पाया। उसे भारी नुकसान हुआ, पर वह अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि यह बस एक खराब दिन था और अगली बार ऐसा नहीं होगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि छोटू की बैलगाड़ी मिट्टी में फंस जाती या रास्ता कीचड़ से भर जाता। उसकी आमदनी कम होने लगी क्योंकि वो हर बार बाजार तक लकड़ियां पहुंचा नहीं पाता था और मजदूरों को तो एक दिन का किराया देना ही पड़ता था। इससे उसका खर्च बढ़ता गया और मुनाफा घटता गया। कुछ मुद्दत बाद गांव वालों ने भी जंगल में आने वाली तब्दीलियां महसूस की। जहां पहले पानी के चश्मे बहते थे वहां अब सूखी जमीन दिखती थी। गांव के जानवरों को भी चारा नहीं मिल रहा था। एक दिन गांव का एक किसान अपनी गाय चराने के लिए छोटू के हिस्से के जंगल में गया। उसने देखा कि जमीन कितनी बंजर हो गई है और उसकी गायों को खाने के लिए घास भी नहीं मिल रही। उसकी गाय भूखी और प्यासी थी। वह शाम को जब गांव वापस आया तो यह सब मुखिया को बताने चला गया। मुखिया जी, हमारे जंगल को क्या हो रहा है? जंगल का एक हिस्सा तो हरा भरा है, लेकिन जंगल का दूसरा हिस्सा तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। वहां तो कुछ भी नहीं है। हमारी गायों को चारा नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी खेती भी तबाह हो जाएगी। मुखिया ने गांव वालों से कहा कि मालूम करो आखिर इसकी वजह क्या है। क्यों जंगल का एक हिस्सा सूख रहा है? लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे। कुछ लोगों को छोटू के बारे में पहले से इल्म था, लेकिन किसी ने खुलकर नहीं कहा था। और बिल्कुल 2 दिन बाद गांव के हर आदमी को यह बात मालूम हो गई कि आखिर क्यों जंगल का एक हिस्सा सूख रहा है। उन्होंने ये बात मुखिया को बताई। अगले ही दिन गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई। राजू और छोटू दोनों को बुलाया गया। गांव के सब लोग वहां हाजिर थे और सबकी आंखों में फिक्र थी। गांव वालों, हमारे जंगल को क्या हो रहा है? ये हमारी जिंदगी की रीढ़ है। मुझे मालूम हुआ है कि छोटू ने हरे दरख्त काटे हैं, जिसकी वजह से जंगल को बहुत नुकसान हुआ है। क्या ये सच है छोटू? छोटू सफाई देते हुए बोला। उसकी आवाज में घबराहट थी। नहीं मुखिया जी, ये सब फितरत का काम है। मैं क्या करूं? बारिश नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मुखिया जी, फितरत ने उन्हें खबरदार तो किया है। अगर हम फितरत का नुकसान करेंगे तो फितरत भी हमारा नुकसान जरूर करेगी। मैंने छोटू को कई बार समझाया कि हरे दरख्त न काटो, मगर उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और अब आप देख सकते हैं मेरे हिस्से का जंगल हरा भरा है। मुखिया जी, आप खुद जाकर देख लें। गांव वालों और मुखिया ने जंगल का दौरा किया ताकि बात अच्छी तरह मालूम हो सके। उन्होंने अपनी आंखों से फर्क देखा। जहां छोटू ने दरख्त काटे थे उस हिस्से की जमीन बंजर और सूखी थी, जहां गर्द उड़ रही थी, जबकि राजू का हिस्सा हरियाली से भरा हुआ था। वहां परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में खुशगवार खुशबू थी। यह देखकर गांव की पंचायत फौरन फैसला साज हो गई और काफी बहस के बाद मुखिया जी ने फैसला सुनाया। सब लोग खामोशी से मुखिया की तरफ देख रहे थे। पंचायत ने फैसला लिया है कि आज से इस पूरे जंगल में किसी को भी हरे दरख्त काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा और उसकी सारी जायदाद छीनी जाएगी। ये जंगल हमारा सबका है और हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें इसे अपनी आइंदा नस्लों के लिए बचाना होगा। गांव वालों ने मुखिया के फैसले का खैरमकदम किया। छोटू का चेहरा उतर गया। उसके लालच की वजह से अब उसे कोई भी हरा दरख्त काटने की इजाजत नहीं थी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। छोटू के पास अब कोई राह नहीं थी। वो राजू के हिस्से के जंगल में भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसने राजू से मुआहदा किया हुआ था और उसे अपना घर और जायदाद खोने का डर था। उसने अब ईमानदारी से सूखी लकड़ियां ढूंढनी शुरू की, मगर उसके हिस्से का जंगल तकरीबन खाली हो चुका था। वहां सूखे दरख्त भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। छोटू को अब बहुत थोड़ी लकड़ियां मिलती थी, जिससे उसकी आमदनी बहुत कम रह गई। उसके बैल, हीरा और मोती भी अब ज्यादा काम के नहीं रहे क्योंकि जंगल में उठाने को लकड़ी ही नहीं थी। उनके पास खाने के लिए भी काफी चारा नहीं था। छोटू के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो रात दिन अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता था। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सूखी लकड़ियां भी नहीं मिलती। मेरा तो सब कुछ चला गया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजू के हिस्से का जंगल हरा भरा और घना था। उसे सूखी लकड़ियां आसानी से मिल जाती थी क्योंकि जंगल में दरख्त ज्यादा थे और फितरत का तोजान बरकरार था। राजू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया। उसने अपने गधे दन्नू की जगह 2 सेहतमंद बैल खरीद लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले छोटू के पास थे। राजू अब और गहरे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटता जहां और भी अच्छी लकड़ी मिलती थी। उसकी आमदनी बढ़ती गई। उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी की जगह एक बड़ा पक्का घर बनवाया। अब राजू एक अमीर आदमी बन गया था। उसने अपनी लकड़ियों की एक बड़ी दुकान भी खोल ली जहां वो सिर्फ पाईदार और माहौली तौर पर मुआफिक लकड़ी बेचता था। लोग उसकी ईमानदारी और काम की तारीफ करते थे। वो गांव में मिसाल बन गया था। एक दिन छोटू राजू की नई दुकान पर आया। वो उदास और थका हुआ लग रहा था। आंखों में पछतावा था। राजू, जो अपने भाई की हालत देखकर अफसरदा था, दुकान के अंदर से बाहर आते हुए अपने भाई को गले लगा लिया। राजू, मैं तुमसे मुआफी मांगने आया हूं। तुमने सही कहा था। लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं गरीब हो गया हूं और तुम देखो कहां पहुंच गए। मुझे मुआफ कर दो भाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। मैंने तुम पर कभी कोई तल्ख बात नहीं की। मुझे खुशी है कि तुमने सबक सीखा। राजू ने छोटू को अपनी दुकान में काम दिया और उसे एक नई शुरुआत का मौका बख्शा।